स्मॉग, ग्रैप, आर्टिफिशियल रेन, इससे कोई इलाज नहीं आया ना पोल्यूशन का। पॉल्यूशन जो है एक लीगेसी प्रॉब्लम है जो कि कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की लापरवाही का नतीजा है। पॉल्यूशन को आपको बहुत ही समग्र दृष्टि से काम करने की ज़रूरत थी। जहां आपको धूल पे भी काम करना है, जहां आपको हवा पे भी काम करना है, जहां पे आपको पानी पे भी काम करना है। आम आदमी पार्टी तो कहती है आप कूड़े का पहाड़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंक देते हैं और अनप्रोसेस्ड कूड़ा होता है। हमने इनको प्रोसेस करना शुरू किया, हमने बायो माइनिंग शुरू करी जो पहले 5,000 मीट्रिक टन पे होती थी, आज उसको हमने 30,000 पे लेके आए डेली का। आपकी पार्टी ने तो कहा था इलेक्शन के बाद हम खोल देंगे, सारी जनता आ जाएगी, देख सकते हैं कि क्या हुआ, शीश महल कैसे था, खोला क्यों नहीं अभी? आपने किस तरीके से झुग्गी वासियों को घर नहीं दिए, उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं दी। आप अपने लिए आलीशान घर बना करके मार्बल और एक एक महंगी महंगी चीज़ें लगा के बैठते हैं। वो एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जिसको ये समझना बड़ा मुश्किल है कि उसका उपयोग क्या किया जाए। आपने विपक्ष पर इतने आरोप लगाए कि करप्शन, लेकिन कोई इंक्वायरी तो हो नहीं रही, ना कोई जेल गया है। केजरीवाल जी भी जाके कैंपेन कर रहे हैं देश भर में, गोवा में गए थे अभी। बेल पे छूटे। बेल का मतलब ये नहीं है कि आप का आरोप जो है वो ख़त्म हो गया है। प्राइमरी स्कूल तक के लिए लोगों को डोनेशन देना पड़ता है, एडमिशन होती नहीं है और इतनी महंगी फीस। दिल्ली के सरकारी स्कूल जिस शिक्षा मॉडल की वो लोग बात करते थे, उस लेवल पे नहीं लाया गया कि जिसमें एक व्यक्ति चाहता था कि मेरा बच्चा इसमें पढ़े। अब वो मोहल्ला क्लिनिक को आपने बोर्ड लगा दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्योंकि कहते हैं कि जान के मंदिर लिखा है। मुसलमान भी तो जाना चाहता है लेकिन हेजिटेट करेगा ना। नज़र में ही फ़र्क है। जिसकी नज़र देखना ही नहीं कुछ अच्छा चाहती, आप बताइए कौन सी अच्छी बात को वो कह रहे हैं कि ये अच्छा हुआ। वो जो बने हैं शौचालय, उनकी सफाई नहीं होती, तो यू कैन सी शौचालय है, साइड में लोग रोड पे शौच कर रहे हैं। अगले साल 1.5 साल के अंदर दिल्ली के इन सभी टॉयलेट्स को अपग्रेड करके साफ सुथरा बना के हम दिल्ली की जनता को सौंपेंगे। This episode is powered by easemytrip.com. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Today, my guest is the Chief Minister of Delhi, Rekha Gupta. We have 28 states in the country and just 2 women chief ministers. It is a tough state to govern. Delhi is a city-state with multiple layers of government. The Prime Minister, the President, Cabinet Ministers, the Service Chiefs, the Intel Chiefs, and about 35 million people live here in the National Capital Region. The BJP came to power in Delhi in 2025 after 27 years. The people of Delhi are pretty unforgiving for mistakes made by the party they elect. They got rid of the Congress party lock, stock and barrel, replaced them by the Aam Aadmi party, and then totally wiped them out to bring in the BJP. But it's been a not-so-easy 1 year for the Chief Minister, Rekha Gupta. She's no shrinking violet, though. She takes on her detractors, accepts challenges, and works on suggestions. There are literally mountains of problems in governing this state of Delhi. So let's get talking. Rekha ji, धन्यवाद. आप हमारे शो में आए, ANI के पॉडकास्ट में आए. धन्यवाद आपके आने का. मुख्यमंत्री बने हुए लगभग 1 साल हो गए आपको. आप अपने कामकाज को आप कैसे आंकती हैं? मुझे लगता है कि इस 11 महीने के कार्यकाल में हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि जो काम अभी तक अटके हुए थे, लटके हुए थे या भटके हुए थे, उनको किया जाए। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली के हर एक यहाँ के रेजिडेंट की समस्याएं थी, आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, उनको उस फ्रेमवर्क में ड्राफ्ट किया जाए, जिसे पॉलिसी कहा जाए, उसको फिर ज़मीन पे उतारा जाए और लोगों के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इस 11 महीने में कुल मिलाकर के सरकार को खड़े करने का काम हमने किया, एक वर्किंग मोड पे लाने का काम हमने किया। ये 11 महीने का टाइम बहुत कम है कि मैं इसे कहूँ कि आकलन की दृष्टि से यदि कहूँ, पर कोशिश ये रही कि हम दिल्ली की समस्याओं पे काम करें और जो कि लॉन्ग रन में उसका इम्पैक्ट दिखाई दे। पर लेकिन जब आपकी पार्टी ऑपोजिशन में थी तो क्या आप उस वक्त आप लोगों ने पॉलिसी बना के तय नहीं किया हुआ था कि जब हम आएंगे तो डे 1 से हम स्टार्ट करेंगे? किया, बहुत सारी योजनाओं को हमने देन एंड देयर वहीं से पहले दिन जब 20 फरवरी
को हमने 2025 में शपथ ली, उसी दिन से हमने, जैसे आयुष्मान योजना थी, सेम डे इम्प्लीमेंटेड दैट स्कीम, जिसमें हमने 10 लाख का हेल्थ कवर दिल्ली की जनता को दिया। हमने वय वंदन योजना को सेम डे लागू किया और इसी तरीके से जो काम ऑलरेडी डिसाइडेड थे उनको किया। पर जिस तरीके से दिल्ली की समस्याओं को समाधान मिलना चाहिए था वो पिछली सरकारों ने बिल्कुल भी नहीं किया। उसकी रियलाइजेशन हमें तब हुई जब सरकार के अंदर रह करके ये ध्यान आया कि जिस शिक्षा मॉड्यूल को वो चर्चा करते थे, जिसकी बातें वो कहते थे, वो धरातल पे कुछ था ही नहीं। जिस हेल्थ केयर सिस्टम की वो बात करते थे वो धरातल पे लोगों के काम का था ही नहीं। तो वहाँ उसे लगा कि कहीं ना कहीं जीरो से शुरू करके उसको ड्राफ्टिंग की जाए। पॉल्यूशन के दिशा में कभी दिल्ली सरकार ने स्टेप नहीं उठाए, पॉलिसी नहीं बनाई, आपकी योजनाएं नहीं बनी। वो चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार में आते ही करने का जो काम था वो हमने किया। मैं एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स पे आती हूँ। आपने हेल्थ केयर के बारे में कहा, वो सब मैं आती हूँ, पर पहले तो पोल्यूशन, उन्होंने तो ग्रैप लगाया था, ऑड इवन किया था। आपकी सरकार जब आई आपने भी वही किया कि स्मॉग, ग्रैप, आर्टिफिशियल रेन, ये सब आपने भी वही किया, लेकिन इससे कोई इलाज नहीं आया ना पोल्यूशन का। देखिए, पॉल्यूशन जो है एक लीगेसी प्रॉब्लम है जो कि कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की लापरवाही का नतीजा है। आप ये समझिए कि पॉल्यूशन को अगर हम केवल देखेंगे कि एक हवा साफ होनी चाहिए, उस दृष्टि से सोचेंगे तो ये रिजल्ट नहीं दे पाएगी। पॉल्यूशन को आपको बहुत ही समग्र दृष्टि से काम करने की ज़रूरत थी, जहाँ आपको धूल पे भी काम करना है, जहाँ आपको हवा पे भी काम करना है, जहाँ पे आपको पानी पे भी काम करना है। और इस 11 महीने में हम उस सब की योजना बनाते हुए क्या लॉन्ग टर्म आपके स्टेप्स हो सकते हैं, क्या मीडियम स्टेप्स आपके हो सकते हैं, क्या शॉर्ट टर्म आप रिलीफ दे सकते हैं। तो ये जो आप बात कर रही हैं, स्प्रिंकलर्स की बात कर रही हैं, आप एंटी स्मोगन की बात कर रही हैं, या आप मिस्ट की बात करें, तो ये सारे जो हैं ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। पर ये तो साइंटिफिक भी नहीं है, जो आपको सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हैं। परंतु सही मायने में क्या होना चाहिए था? सही मायने में आपका डस्ट मिटिगेशन पे काम होना चाहिए था। जो पहले लैप्स रहा उसको आते ही हमने पूरा योजनाबद्ध तरीके से कि दिल्ली में जितने किलोमीटर सड़कें हैं, हम इस साल में कितनी सड़कों को वॉल टू वॉल कारपेटिंग कर लेंगे, अगले साल कितनी करनी है, जितनी दिल्ली में सेंटर वर्ज हैं उन सब पे प्लांटेशन का काम कितना इस साल करना है, कितना अगले साल पे लेके जाना है, उस सब को हमने मीडियम टर्म अपने स्टेप्स के माध्यम से किया। व्हीकुलर एमिशन है वो बहुत बड़ा पॉल्यूशन का कारण बनता है, पर सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जिस हद तक लेके जाना चाहिए था वो कभी नहीं पहुंच पाया। आज यदि हम जब आए और हमने इसे प्लान किया कि आपकी 100% पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट जो है वो ईवी पे होनी चाहिए, जीरो एमिशन पे होनी चाहिए, फ्यूल पे होनी चाहिए, तो उसकी प्लानिंग की आज ही हमने ऑर्डर प्लेस किए कि आपको इस साल के आखिरी तक कितनी बसेस करनी है। आज वर्तमान में लगभग 3600 बसेस जो है वो आपकी ईवी बसेस दिल्ली में चल रही है, जिसमें से हमने अपने सरकार के आने के बाद में 1700 बसेस जोड़ी हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे जो काम करना चाहिए उस पे हमने आज काम किया। मेट्रो के जो आगे के फेजेस हैं उसके लिए फंडिंग आज से हमने दी, उसको सैंक्शन आज से हमने दी। 5 साल लग जाएंगे बनते बनते। काम अगर आज आप नहीं उसको सैंक्शन देंगे तो 5 साल बाद भी नहीं बनेगा ना जी। आज हमने उसको सैंक्शन दिया, आज उस पे हमने 5000 करोड़ का फंड उस पे लगाया, जिसमें से कि 8000 करोड़ तो अभी पिछली सरकार के टाइम के हमें देने हैं, जिसमें से 2700 करोड़ की पेमेंट मैंने अब आने के बाद दी है। तो हमारे ध्यान में क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम है, चाहे वो आपकी बसेस है, चाहे वो मेट्रो हैं, चाहे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के आपके ऑटोज इत्यादि हैं, ई ऑटोज, उन सब पे आज हमें काम करना पड़ेगा। ईवी पॉलिसी आज लानी पड़ेगी ताकि उसका इफेक्ट आने वाले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में दिखाई देने लगेगा। पड़ेगी मतलब 1 साल तो हो गया है रेखा जी, कब तक हमने ईवी के, मैंने जैसे कहा, ईवी बसेस के ऑर्डर हमने प्लेस कर दिए, शेयर टैक्सी की परमिशन हमने दी है, मेट्रो स्टेशंस होते हैं उसके ऊपर हमने जो है साइकिल्स प्रोवाइड की है, हमने ई बाइक प्रोवाइड की है, ताकि लोगों की लास्ट माइल कनेक्टिविटी ठीक हो। और जो सड़कों पे आज भी आपके व्हीकल्स जिसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेशन नहीं है उसको हमने बहुत सख्ती से उसका क्रियान्वयन किया। और जो बाहर से जो गाड़ियां आती हैं, हर चीज का
स्मिता जी, हर चीज़ को हमें काम करना होगा। मैंने कहा ना, 360 डिग्री पे आपको सरकार को मूवमेंट करनी पड़ेगी, हर एक्सपेक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। अभी तक दिल्ली में आपके कमर्शियल व्हीकल्स के लिए फिटनेस सेंटर ही नहीं थे। आपकी दिल्ली के व्हीकल्स को बाहर जा करके फिटनेस करवानी पड़ती थी। आज हमने दिल्ली में 3 ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स को फाउंडेशन स्टोन उसका किया है, 5 और को हमने फंडिंग कर दिया, उसका सैंक्शन दे दिया है। तो ये जब तैयार होंगे साल भर में, 1.5 साल में, तो आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली का हर एक कमर्शियल व्हीकल अपनी फिटनेस सर्टिफिकेट ले पाएगा, उस पर काम कर पाएगा। आज हमने ईवी पॉलिसी का पूरा ड्राफ्ट बना लिया है, उसको जिस दिन हम रिलीज़ कर देंगे उसके बाद से मैं आपको ज़रूर ये भी बताना चाहूँगी कि पिछली सरकार के टाइम पे उन्होंने ज़रूर ईवी पॉलिसी की बात की, पर किसी को 1 रुपये का भी फंडिंग नहीं किया। आज उस हेड में भी 40 करोड़ का पुराना पेमेंट हमने आकर के उसको रिलीज़ किया है और लोगों को दे रहे हैं हम। तो ये सारे वो स्टेप हैं जो आपको हर दृष्टि से, आपको डस्ट मिटिगेशन पे काम करना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन पे काम करना है। डस्ट मिटिगेशन होता तो है नहीं, बिल्डर सारे जो हैं फ्लैट बनाते हैं, सारा मलबा रोड पे डाल देते हैं और वो उड़ता रहता है। और बिल्डर के छोड़िए, एमसीडी वाले भी दे विल डिग अप अ रोड और वो वहाँ पे पाइप लगाएंगे, उसके बाद वो रोड को रिपेयर कर देंगे, क्योंकि आपकी नहीं तो स्क्वाड आ जाएगी देखने के लिए, वो उसको ऊपर से बंद कर देंगे और सारा मलबा रोड पे ही पड़ा रहता है। देखिए, ये दिल्ली का वर्क कल्चर था। आज उस दिल्ली के वर्क कल्चर को बेहतर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। आप मानिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने दिल्ली के सभी इंजीनियर्स को, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, सबको बुला करके हमने उनका वर्कशॉप कराया 1 दिन का, जिसमें ये कहा गया कि भाई आपको वॉल टू वॉल कारपेटिंग करनी है, आपको डक्टिंग करके सड़कें बनानी चाहिए, ताकि जब भी आपको पानी की लाइन या इलेक्ट्रिसिटी वायर्स पे काम करना हो तो उस डक्टिंग में से उसको लेकर के जाइए, क्योंकि बार बार खुदाई की, एक विभाग सड़क बना रहा है, दूसरा खोद रहा है। ये तो कल्चर ही था हमारा, पर कभी किसी ने इसको सीरियसली लिया नहीं। आप वर्कशॉप्स करती होंगी, लेकिन वो शायद आपसे या तो डरते नहीं है या फिर आप सेल्फी लेके वो चले जाते हैं, क्योंकि अभी भी हो रहा है मैम। देखिए, मैं वही बताना चाहती हूँ कि 11 महीने की सरकार से आप बात कर रही हैं। 11 महीने की सरकार के रिजल्ट, आज आप टेंडर प्रक्रिया में हैं। आज आपको इलेक्शन नहीं जीतना चाहिए था ना। जब बीजेपी इलेक्शन जीतती है तो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि मोदी जी हो या रेखा जी हो, पहले दिन से काम हो जाएगा। ये इसे हम सौभाग्य कहें कि दिल्ली की जनता को हमसे इतनी एक्सपेक्टेशन है कि हम काम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। और मैं भी यही मानती हूँ कि हमें काम करना है, और इसीलिए बिल्कुल कमर कस के एक एक दिन जो हमने अपने इस 11 महीने का था उसको दिल्ली की जनता के लिए यूटिलाइज़ किया, उस पर काम किया, और वो सारे काम आज जब उसका क्रियान्वयन हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो वो दिखाई देने शुरू हुए हैं। आम आदमी पार्टी तो कहती है आप एक जगह से कूड़ा उठा के, वो कूड़े का पहाड़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंक देते हैं और अनप्रोसेस्ड कूड़ा होता है। देखिए, जिनको 11 साल का कार्यकाल मिला, आज वो बातें करें तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं ये कहूँ कि कूड़े के पहाड़ खड़े कैसे हो गए, कोई इस बात का मुझे जवाब दे। आज दिल्ली में रोजाना 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा जनरेट हो रहा है, और उस कूड़े को आपने कभी प्रोसेस ही नहीं किया। वो जमा होता रहा, तभी तो कूड़े के पहाड़ बने। कोई हमारे आने के बाद बने हैं क्या? हमने इनको प्रोसेस करना शुरू किया, हमने बायो माइनिंग शुरू करी, जो पहले 5,000 मीट्रिक टन पे होती थी, आज उसको हमने 30,000 पे लेके आए। डेली का, डे नाइट शिफ्ट में वहाँ काम चलता है। तो जो इनर्ट उसमें से निकलता है, जो आरडीएफ निकलता है या जो सीएनडी वेस्ट निकलता है, वो आप लो लाइन एरिया में डालते ही हैं। आज आप कहें कि जी ये कूड़ा डल रहा है, तो ये आपकी नासमझी है। इनर्ट को आप वहां से उठा के लो लाइन एरिया में डालते हैं। ये तो प्रोसेस आज का नहीं है, ये सालों से चल रहा है। पर आपके समय में ना तो बायो माइनिंग होती थी, ना इनर्ट निकलता था, ना वो कहीं जाता था। तो किराड़ी में डल नहीं रहा अभी, इनर्ट डल रहा है ना। डीडीए का लो लाइन एरिया था, वहां पे जो भी एजेंसी का लो लाइन एरिया होता है या नई सड़कें बनती है और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यहाँ ये इनर्ट दे सकते हैं, तो हम इनर्ट वहाँ पहुँचाते। वो इनर्ट वहाँ से हटता है तभी तो आपको बाकी का कूड़ा प्रोसेस करने की जगह मिलती है। अदरवाइज कैसे ये कूड़े के पहाड़ हाफ हाइट पे रह गए हैं, कैसे ये कम होते? 1 साल के इस कार्यकाल में जिस तरीके से हमने 30-30 हजार मीट्रिक टन कूड़े को प्रोसेस किया, तो ये नहीं हो पाते। तो ये कब तक खत्म हो जाएंगे कूड़े के पहाड़, कितने साल? मैं दिल्ली की जनता को और आपको इस बात को कहना चाहती हूँ कि ये साल 2026 में हम 2 कूड़े के पहाड़, ओखला और भलसवा पे बहुत ही
शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल के आखिरी तक इन दोनों कूड़े के पहाड़ों का लीगेसी वेस्ट हम ख़त्म कर पाएंगे। और गाजीपुर का जो लैंडफिल साइट है उसे हो सकता है कि और 2 साल लगे, परंतु इस पूरे कूड़े का जो दिल्ली में जितना कूड़ा जनरेट होता है 100% वो प्रोसेस हो जाए, तो उसके लिए जो नए प्लांट बनाने हैं उसको दिल्ली सरकार बन रही है, जितनी कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए उसको हम डेवलप कर रहे हैं। और हर एक एक्सपेक्ट जो वहाँ पे आपका लीगेसी बनता था उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके हम काम कर रहे हैं। अब बताइए मुझे कि इतने साल पिछली सरकारें रही, 15 साल की कांग्रेस की सरकार और 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार, क्या कभी किसी ने बायोगैस प्लांट लगाने की नहीं सोची? क्या उनमें काम किया? आज हजारों टन काउडंग जो है वो शहर में जनरेट होता है, कहाँ जाता है? नालों में, नालियों में और फिर यमुना जी में। क्या जरूरत नहीं थी इस शहर को जहाँ पे हजारों मवेशियों और वहाँ पे आपको बायोगैस प्लांट लगाने की? क्यों पहला बायोगैस प्लांट हमारे टाइम पे आकर के हमने शुरू किया? अब हम और भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस दिल्ली शहर की कि कम से कम 1500 टन गोबर को हम प्रोसेस कर पाए, उसकी रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, उसके प्लांट लगा रहे हैं। तो ये जो सीवेज लाइन जो सीधा यमुना जी में जा रही है, तो इनको अनप्रोसेस्ड जो है सीधा जा रही थी अब Exactly. तक। तो अब कितने ऐसे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स आपने बनाए हैं ताकि ये अनप्रोसेस्ड वेस्ट जो है यमुना जी में ना जाए? अभी हमने 600 टन गोबर को प्रोसेस करने के लिए प्लांट जो है, एक हमारा शुरू हो गया 200 टन का, बाकी के 400 टन के हमारे इन प्रोसेस हैं, बन रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे इस साल के आखिरी तक। और इसके अलावा और हम 800 टन के लिए नए प्लांट के लिए जगह हमने आइडेंटिफाइड कर लिया है। वो गोबर बायोगैस प्लांट जो हैं वो हम शुरू करेंगे। इसी तरीके से दिल्ली शहर का जितना ई वेस्ट है उस सारे ई वेस्ट को भी प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि आप दिल्ली शहर को क्या मालूम है कि हमारा ई वेस्ट कहाँ जा रहा है? जब वो जलाया जाता है अनऑथराइज तरीके से सीलमपुर इत्यादि के क्षेत्र में, गाजियाबाद जा कर के, तो वो कितना पॉल्यूशन करता होगा सोचिए आप। पहला दिल्ली का ई वेस्ट प्लांट जो है वो होलंबिक कला में जब शुरू हो तो पूरी दिल्ली शहर का ई वेस्ट जो है वो वहाँ प्रोसेस हो सके। तो अभी डंपिंग नहीं होगा उसका? डंपिंग नहीं होगा, वो सारा वहाँ जा पाएगा और वहाँ से वो प्रोसेस होगा, तो ना पॉल्यूशन होगा और ना ही ई वेस्ट जो है आपका यहाँ वहाँ गलत तरीके से जलाया जाएगा। मैं एयर पोल्यूशन पे वापस आती हूँ। हम सबको बताया गया था कि पराली जलाने से इट्स बिगिंस फ्रॉम दैट इन अक्टूबर और उसके बाद इट कंटिन्यूज ऑल थ्रू। लेकिन इस बार तो हद ही कर दी है एयर पोल्यूशन ने, मतलब जनवरी में जाके भी 3 डिजिट फिगर्स में पोल्यूशन हो रहा है। तो फिर व्हाट इज द सोल्यूशन? ये एक तरफ कह रहे हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, दिल्ली एक कटोरी की तरह है, हर जगह का पोल्यूशन यहीं पे आएगा, तो देयर इज नो सोल्यूशन। क्या टेक्नोलॉजी इसके लिए सोल्यूशन है? क्या आप क्या समझते हैं कि इसका हल सिर्फ टेक्नोलॉजी से निकलेगा? कैसे निकलेगा इसका हल? जो मैंने बताया कि एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच के साथ जब हम बढ़ेंगे, जब हम हवा, पानी, धूल सब पे काम करेंगे, जब हम अपने ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से एमिशन फ्री पे लेकर के आएंगे, जब हम अपनी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसको ठीक कर पाएंगे, जब हम अपने दिल्ली शहर में बेहतर प्लांटेशन कर पाएंगे, अच्छे ऑक्सीजन गिविंग पेड़ लगा पाएंगे। अभी क्या है, आप पूरे शहर में आप देखिए सफ़ेदे के पेड़ मिलेंगे, कीकर इत्यादि के पेड़ मिलेंगे, कहाँ पे अच्छा फॉरेस्टेशन कहाँ है? आज हमने पूरा उसका फॉरेस्ट को नोटिफाई पहली बार दिल्ली सरकार में जो हुआ है वो हमारे कार्यकाल में हुआ है। आज हमने 4200 हेक्टेयर ज़मीन को जो फॉरेस्ट की है उसको नोटिफाई किया, नए फॉरेस्ट बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये सारे वो काम हैं, जितनी भी दिल्ली शहर की वाटर बॉडीज़ थी उसको रिवाइवल करना, ये सब पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। आज आपका ट्रांसपोर्टेशन में जितना एमिशन है उसको ख़त्म करने के लिए काम करना है, आपको अपने व्हीकल्स को फिटनेस पे काम करना है, आपको इंटर स्टेट कनेक्टिविटी जो है उस पे आपके बेहतर सॉल्यूशन पे काम करना है। ये सारे वो काम हैं जो दिल्ली शहर को करने हैं और हमने उसको प्लान तरीके से अब उस पे काम शुरू किया है। समय आने के साथ इसके रिजल्ट भी दिखाई देंगे। बेहतर आप यहाँ पे प्लांटेशन करेंगे, जब बेहतर डस्ट मिटिगेशन करेंगे, नई मशीनरी से आप स्वीपिंग जो है उसके लिए मैकेनिकल स्वीपिंग पे हम जा रहे हैं। हमने एमसीडी को उसके लिए असिस्टेंस दिया है 2300 करोड़ रुपए का। हमने दिल्ली सरकार से भी नई मैकेनिकल स्वीपिंग की मशीनें, लिटर पिकर हम खरीद रहे हैं, ताकि वो सारा के सारे दिल्ली शहर में जो भी चीज़ें
जो होनी चाहिए थी या जो समाधान आज सरकार को समझ में आ रहे हैं, इवन जो इनोवेटिव आइडियाज़ यूथ के हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उन सब को हमने आमंत्रित किया। जितने भी एक्सपर्ट हैं उन सब से हमने बातचीत की और हर एक पॉसिबल समाधान पे दिल्ली सरकार काम कर रही है। और मैं ये समझती हूँ कि ये रिज़ल्ट भी दिल्ली के लोगों को ज़रूर दिखाई देंगे। जो एफर्ट्स हैं उसमें जनता भी अपने एफर्ट्स लगाएगी, सरकार भी अपने काम करेगी और मिल करके हम दिल्ली को बेहतर हवा और पानी दे पाएंगे। अभी हाल ही में आप जुगी झोपड़ी कॉलोनी के लोगों के साथ बैठ के और आप उन्हें खाना परोस रही थी, खिला रही थी, तो फिर उसी वक्त ट्वीट्स आ गए थे कि ये तो फोटो ऑप कर रही हैं। अपने मुख्यमंत्री निवास पे झुग्गी के लोग आना, उनको खाना खिलाना तो आप कर लेते भाई। आपके तो शीश महल में कोई अंदर भी नहीं जा सकता था, आपके विधायक तक अंदर नहीं घुस सकते थे, आपके मंत्री नहीं पहुंच सकते थे, अधिकारियों को आप मार पीट के भगा देते थे, आपकी राज्यसभा की सांसद जो महिला थी उसको आप बदतमीजी करते थे। हमने इस कदर इस लेवल पे तो कम से कम शासन प्रशासन को लेके आए कि मुख्यमंत्री निवास में कोई झुग्गीवासी भी जा सकता है, खाना खा सकता है, लंच पे बैठ सकता है, मुख्यमंत्री अपने हाथ से खिला सकती है, फोटो खिंचा सकती है। आप लेके आते ना, आपने कब इस माहौल में दिल्ली को छोड़ा कि आपसे कोई बात कर सकता, आपके ऑफिस पहुंच सकता, आप जन सुनवाई करते? आप बताइए ना। आज जो मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है, फुल टाइम मुख्यमंत्री मिली है, फुली अकाउंटेबल है, आपकी तरह का नहीं है पब्लिसिटी वाली, पोस्टर्स वाली। आज हम काम कर रहे हैं, हर वर्ग के बीच में जाके काम कर रहे हैं, महिलाओं में, युवाओं में, झुग्गी में। आज उसके कामों का इनॉग्रेशन करने के लिए झुग्गी वासियों को खुद मैंने अपने रेजिडेंस पे गणतंत्र दिवस वाले दिन बुलाया लंच पे और उनके हाथों से उन सारे कामों का शिलान्यास करवाया। तो ये मेरे और दिल्ली वासियों के बीच का एक बॉन्डिंग है जो आप कभी नहीं कर पाए। ये बात तो जरूर आपको समझनी पड़ेगी। आज आप बेरोजगार हो गए हैं, आपको कहने सुनने के लिए कुछ है नहीं, तो सारा दिन रेखा गुप्ता को ही देखते रहिए। रेखा गुप्ता क्या कर रही है, रेखा गुप्ता खाना खिला रही है, रेखा गुप्ता अपने घर बुला रही है। तो ये तो अब समस्या उनकी है ही ना। उनको लग रहा है कि ये काम हमने पहले क्यों नहीं कर लिए, तो शायद हमें दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता ना दिखाती। रोज आपके खिलाफ ट्वीट्स होते हैं, ट्रोलिंग होती है, आप वो कैसे संभालती हैं आप जब आपके अगेंस्ट होता है? तो देखिए, दो तरह की ट्वीट्स या सोशल मीडिया पे पोस्ट होती है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक ऐसे जो बेरोज़गार नेता लोग करते हैं। जो कंस्ट्रक्टिव सजेशंस होते हैं, उन लोगों के सुझाव, लोगों की बातचीत होती है, उसको मैं बड़े पॉजिटिवली लेती हूँ। मुझे लगता है कि दिल्ली शहर जो कि एक बड़ी जनसंख्या वाला है, तो लोग अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से जब पहुँचाते हैं, कोई कमी बताते हैं, तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। पर ये वो लोग हैं जो अपने समय में कुछ नहीं कर पाए, वो उनके एमएलए जो आज हार गए, वो अपना वार्ड भी नहीं जीत पाए हैं। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ, वार्ड तक में भी जनता ने उन्हें नकार दिया, और वो जब उचक उचक के पूछते तो ज़रूर मुझे हंसी आती है कि भाई कुछ और काम खोज लीजिए। पंजाब में भी आपने जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो काम शुरू किया है, वहीं पे कुछ और काम कर लीजिए। जनता ने अभी फ़िलहाल मौका दिया है। दिल्ली अब सुरक्षित हाथों में है और दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है, उनकी चिंता कर रही है, इसलिए ज़्यादा आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आपने शीश महल का जिक्र किया, उसका स्टेटस क्या है अब? आपकी पार्टी ने तो कहा था इलेक्शन के बाद हम खोल देंगे, सारी जनता आ जाएगी, देख सकते हैं कि क्या हुआ। शीश महल कैसे था, खोला क्यों नहीं अभी तक? देखिए, जिस घर को, मुख्यमंत्री घर को शीश महल कहा जाता है, उस शीश महल बेसिकली पब्लिक मनी का जो गलत उपयोग हुआ, आपने किस तरीके से झुग्गी वासियों को घर नहीं दिए, उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं दी, आप अपने लिए आलीशान घर बना करके मार्बल और एक एक महंगी महंगी चीज़ें लगा के बैठते हैं। वो एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जिसको ये समझना बड़ा मुश्किल है कि उसका उपयोग क्या किया जाए। आपने एक ऐसी एसेट अपने लिए बनाई जो पूरी दिल्ली शहर के लिए लायबिलिटी हो गई है। तो मैं ये समझती हूँ कि किसी को अधिकार नहीं है इस तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का, और वो दिल्ली की जनता के समक्ष है, दिल्ली की जनता के सामने है। हम भी ये चाहते हैं कि उसका ऐसा कुछ उपयोग होना चाहिए जिसका जो पैसा दिल्ली की गाड़ी खून पसीने की कमाई का था वापस उन तक पहुँचे। मुख्यमंत्री जी, दिल्ली शहर में इट शुड बी अ मॉडल सिटी। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि प्राइमरी स्कूल तक के लिए लोगों को डोनेशन देना पड़ता है, एडमिशन होती नहीं है, और इतनी महंगी महंगी फीस
सब तो नहीं भेज सकते अपने बच्चों को, ना सरकारी स्कूल में डाल सकते हैं ना प्राइवेट स्कूल में डाल सकते हैं। ऐसे क्यों है कि इस शहर में, छोटा सा शहर है, हाँ 35 मिलियन पीपल, आई अंडरस्टैंड, प्रधानमंत्री से लेके आर्मी चीफ से लेके इंटेलिजेंस चीफ सभी यहीं रहते हैं, लेकिन ऐसे क्यों है कि अभी भी प्राइमरी एजुकेशन के लिए धक्के खाने होते हैं लोगों को? ये सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं स्मिता जी, ये सवाल तो सच में उन सरकारों से पूछा जाना चाहिए था जिनको इतना लंबा समय दिया गया, और फिर भी दिल्ली के पेरेंट्स को लाखों रुपए लेकर के सड़कों पे घूमते हुए देखा गया एडमिशन्स के लिए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल जिस शिक्षा मॉडल की वो लोग बात करते थे, उस लेवल पे नहीं लाया गया कि जिसमें एक व्यक्ति चाहता था कि मेरा बच्चा इसमें पढ़े। न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका आर्टिकल छपा था कि वो आर्टिकल कैसे छपाए जाते होंगे ये तो आप पत्रकार हैं, ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं, पर दिल्ली की जनता को तो वो फैसिलिटी नहीं मिली। आप ये भी तो कह रही हैं, ना उस तरह के स्कूल मिले, ना उस तरह की एजुकेशन मिली। आपका सरकारी स्कूल सरकारी ही रह गया और प्राइवेट लोग कहीं ना कहीं जनता को एक तरीके से मिसयूज करने वाले हो गए। चमकीले फोटोज थे सारे स्कूल्स, इतने सुंदर सुंदर, सिसोदिया जी अपना फोटो लेते थे। पोस्टर और नारों वाली सरकार जो थी, तो वो उनकी जो है कि एक कला थी, जो वो अपनी चीज़ों का प्रोजेक्शन ऐसे करते थे कि योजना में पैसा खर्च नहीं होता था पर उसकी पब्लिसिटी में पूरा पैसा खर्च होता था। वो पॉल्यूशन कम करने के लिए एक टावर लगाते थे 25 करोड़ में और उसकी पब्लिसिटी में उससे ज़्यादा दुगना खर्च कर देते थे। वो शिक्षा मॉडल पे आप दिखाते थे कि हमने एक मॉड्यूल शुरू किया और उस पर खर्च नहीं होता था 2 करोड़ 1 करोड़ भी, और उसकी पब्लिसिटी के लिए आप 100 करोड़ रुपए लगा देते थे। तो ये तो उनका अपनी टीआरपी थी जिस तरीके से वो काम करते थे, पर दिल्ली की जनता ने उसे रिजेक्ट कर दिया। दिल्ली की जनता को सच में काम चाहिए, और काम ऐसे चाहिए। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि दिल्ली को आप कैसा बनाना चाहती है, लंदन पेरिस केजरीवाल साहब बनाना चाहते थे, आप क्या चाहती हैं? तो मैं कहती हूँ दिल्ली को दिल्ली बनाना है भाई, देश की राजधानी है दिल्ली, 3 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, उनके मन मुताबिक उनकी सुविधाओं को लेकर के शिक्षा के लिए स्कूल बेहतर होने चाहिए। आज हमारे सरकारी स्कूल में पेरेंट्स अच्छे से खुशी के साथ में अपने बच्चों को भेजें। आज हमारे हॉस्पिटल में उन फैसिलिटीज़ को हम क्रिएट कर पाएँ कि हर व्यक्ति को इलाज मिल सके, जो अभी तक नहीं थी भाई। हम उस पर काम कर रहे हैं, और पूरा आपका हेल्थ केयर सिस्टम, आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार उस पर लगी है, और उसको हम दिल्ली को सौंपेंगे और बेहतर रूप में सौंपेंगे। मैं हॉस्पिटल्स पे आऊंगी, पर एजुकेशन मॉडल पर ही अगर देखें तो केजरीवाल जी बतौर चीफ मिनिस्टर पूरे देश में कहते थे कि उनका ये एक सक्सेस मॉडल है। तो क्या वो स्कूल्स को आप कंटिन्यू करेंगे, या फिर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें फीस, आप तो सिर्फ एडवाइजरी रोल ले सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट के मुताबिक यू कैन नॉट इंटरफियर कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल कितना चार्ज करता है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि जो कोर्ट में भी अगर हम जाए तो वो पैसे वापस नहीं आ रहे जो प्राइवेट स्कूल्स ने लिए थे। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? अगर आपकी सरकार इंटरफियर नहीं कर सकती हैं तो प्राइवेट स्कूल्स जो मर्जी, उनके हिसाब से जो मर्जी हो वो चार्ज करेंगे। अब 2 सॉल्यूशन है। एक, आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आप उनको इतना बेहतरीन बनाइए कि आपके राज्य का हर एक पेरेंट्स ये प्रिविलेज चाहे कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए, जिस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात होती है। और दूसरा ये करना पड़ेगा कि जो प्राइवेट स्कूल है, कभी भी एजुकेशन जो है वो धंधा नहीं हो सकता है, वो आपका बिजनेस नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने पहली बार सरकार ने ये जो एजुकेशन एक्ट लेकर के आए, वो इसीलिए लेकर के आए ताकि इस पे लगाम लग सके और स्कूलों को हम ये कह सकें कि भाई आप अपने मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकते। गाड़ी डीरेल हुए सालों साल निकल गए थे, अब उसको पटरी पे लाने में समय लग रहा है। पर मैं दोनों चीज़ों पे काम कर रही हूँ। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको बेहतर बनाना, उनको डिजिटली इक्विप करना, उसमें कंप्यूटराइज आपकी लाइब्रेरी हो, लैब हो, स्मार्ट क्लासेस हो, उन सब पे पक्के स्ट्रक्चर हो, नई बिल्डिंग्स हो, स्कूलों की कमी ख़त्म हो, अच्छे स्पोर्ट्स ग्राउंड है, इन सब पे आज हम काम कर रहे हैं। नई यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो क्या शिक्षकों को नौकरी मिलेगी कुछ? क्योंकि बिल्कुल मिलेगी। स्कूल में टीचर्स की कमी है। पिछली सरकार के राज में तो आपके सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल थे ही नहीं।
आज हमने आने के बाद उन प्रिंसिपल्स की पोस्टिंग की है, अब स्कूलों में प्रिंसिपल लगाए गए हैं, जो टीचर्स की कमी है उसको पूरा किया जा रहा है, जो डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, अभी आने के बाद में हमने 4,000 पोस्ट जो है पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस की उसको सैंक्शन किया। हमने 1,300 नर्सिस को नियुक्ति पत्र दिए हैं, नए डॉक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। ये सारे काम पहले हो सकते थे पर नहीं हुए, आज करने पड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई थी वो हटा दी गई, आपका अच्छा वो था वो हटा दिया, नहीं, वो हुआ ही नहीं कभी। वो एक सपना बेचा गया पर उस सपने को साकार होने का मौका कभी नहीं मिला। आज भी आप देख रहे हैं कि कभी स्वाति मालीवाल जी ने एक स्कूल दिखाया कि भाई अभी बना था 2022 में, स्कूल देखिए टूट के जर्जर हो गया। ये इतना बड़ा घोटाला, जो क्लासरूम घोटाला हुआ, जो बाकी घोटाले हुए, ये दिखाता है कि कितना सीरियसली पिछली सरकारों ने काम किया। और इसीलिए आज इस चीज़ की ज़रूरत खड़ी की खड़ी है कि हमें उस चीज़ को बेहतर काम आगे लेके जाना है। स्कूलों के आसपास उस रेडियस में अनसेवरी एलिमेंट्स इधर उधर घूमते हैं, सेफ्टी नहीं है स्कूलों के पास, और इसको मॉनिटर करने के लिए पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते। क्या पुलिस को बुलाएं, किसको कहें कि ये सब आप इसमें सुधार लाइए? मैंने बताया कि जो गाड़ी डिरेल हुई है उसे पटरी पे लाने के लिए बहुत बहुत सारे काम करने हैं। आपको लॉ एंड ऑर्डर को भी बेहतर करना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपको इंक्रोचमेंट हटानी है। आप देखिए कि जो नाले थे, नालों की सफाई तक नहीं होती थी पिछली सरकार के कार्यकाल में। हमने आने के बाद में जो ड्रेन का डिसिल्टिंग किया, हमने उसमें 22 लाख मीट्रिक टन सिल्ट निकाला नालों में से। जितना बुरा हाल था, आप ये पूरा जो सुनहरी पुल वाली जो ड्रेन थी, जब वहाँ आसपास की कॉलोनियों ने हमसे शिकायत की कि भी पानी भर जाता है हर बारिश में, इसको देखिए, और हमने चेक किया तो पता चला जी कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पे ये ड्रेन बना था, और वो ड्रेन ऐसा बना जिसका कि कोई उसका एग्जिट ही नहीं था, मतलब जिसका कोई ढक्कन नहीं था, जिसका कोई कवर नहीं था, जिसको खोल के सफाई हो सकती थी। आज उसको तोड़ करके जब पूरा साफ किया गया तो आप समझिए उसमें से 15,000 मीट्रिक टन सिल्ट अभी निकल चुकी है, और एक्सपेक्टेड है कि 50,000 मीट्रिक टन उसमें से सिल्ट होगी। तो इन बारिशों में पानी का जलभराव नहीं होगा? हमने शुरू किया ना, हमने आते ही डिसिल्टिंग का जो काम शुरू किया, उसके कारण से दिल्ली को एक रिलीफ मिला, और अब अगली बारिश की तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। डिसिल्टिंग लगातार चल रही है, नॉन स्टॉप, राउंड द ईयर ये चले। ऐसे बहुत सारे काम है, जैसे पॉल्यूशन की मैनुअल होगा कि ये मशीनों के द्वारा? मशीनों से, 100% मशीनों से, लेटेस्ट मशीनरी काम करिए। आप जाकर के देखिए सुनहरी पुल पे, बाकी ड्रेन पे, बारापुला पे, हर जगह पे, नजफगढ़ पे, साहिबी पे हमने नई मशीनें फिनलैंड से अभी मंगाई है जो कि ड्रेन का डिसिल्टिंग कर रही है पूरा। तो ये सारी चीजें काम अब शुरू हो रहे हैं, इसलिए रिजल्ट अभी इंतजार कर रहे हैं हम कि अवेटेड है रिजल्ट। पर पहले शुरू हो गए होते तो शायद दिक्कत नहीं आती, ये यमुना खराब नहीं होती, ये गंदी नहीं होती। अगर पहले सीवर की लाइनें होती, एसटीपी काम कर रहे होते, जब हमने आने के बाद एसटीपी चेक कराए तो पता चला कि वो एसटीपी अपग्रेडेड ही नहीं है। 200 के करीब ड्रेन है जो सीधा सीधा जाकर के यमुना जी में गिर रही थी। हमने आने के बाद जो 37 पुराने एसटीपीज थे उनको अपग्रेड किया। आज के पैरामीटर्स पे वो काम करने लायक हैं कि नहीं है, उसको सुचारू किया। नए 35 डिसेंट्रलाइज एसटीपीज कि जहाँ ड्रेन है उसको वहीं टैप करो, वहाँ उसके ऊपर एसटीपी बनाओ और उसका पानी ठीक करो। तो ये सारे काम आज शुरू हुए हैं और शुरू हो रहे हैं, इसलिए इंतजार है कि भाई इसका रिजल्ट आना शुरू। अब लोग कहते हैं यमुना कब साफ होगी, यमुना कब साफ होगी, विपक्ष के लोग। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि भाई ये सालों के बिगड़े हुए हालात हैं, उसके आज हमने जो स्टेप तय किए हैं, साइंटिफिक स्टेप्स, टाइम बाउंड तरीके से उसके रिजल्ट के लिए जब हमने बात की है, तब जाकर के वो काम होने शुरू हुए हैं जिसके रिजल्ट दिल्ली समय के साथ में देखेगी। ये फिर मैं वही दोहराऊंगी, इलेक्शन नहीं जीतना था ना, अब इलेक्शन जीत गए हैं तो फिर सब यही उम्मीद करते हैं कि रेखा गुप्ता की सरकार आई है, वो पिछले साल कर लेना चाहिए था। इलेक्शन नहीं जीतते तो केजरीवाल साहब रहते तो ये चलता रहता। इलेक्शन जीते हैं तो लोगों को उम्मीद हुई है कि अब ठीक होगा, और लोगों को समझ में आ रही है। लोग कहते हैं अपने मुंह से, अब विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, उनको ये तो दिल्ली है रेखा जी, यहाँ पर ना वोट तो दे देते हैं, उसके बाद मतलब देयर इज नो मर्सी। क्योंकि आपको याद है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे हराया था इसी दिल्ली वालों ने। यहाँ पर कोई मर्सी नहीं है। मैं ये नहीं मानती। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को 15 साल दिए,
जब उन्हें लगा कि 15 साल भी कुछ नहीं हो रहा तो उनको उम्मीद जागी केजरीवाल से, क्योंकि उन्होंने पूरा रामलीला ग्राउंड में जो माहौल बनाया, ईमानदारी की बातें की, तिरंगा हाथ में लेके राष्ट्रीय गीत गाए, तो उन्हें लगा कि शायद एक ईमानदार आदमी हो गया। फिर उसको 11 साल का मौका दिया। 11 साल में जब उन्होंने देख लिया कि भाई ये आदमी तो बद से बदतर है, इसका तो 3600 घोटाले आ गए, जो आदमी कहता था कि बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, कुर्सी नहीं लूँगा, सब चाहिए उसे, सब कुछ चाहिए और ऐसा चाहिए कि जो कोई सोच भी नहीं सकता, तो जनता ने उसे एग्जिट किया। अब जनता को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ईमानदारी के साथ में केंद्र में काम कर रही है, राज्य में भी करेगी। इस मन के साथ में उन्होंने हमें चुना है और मुझे विश्वास है कि जनता इस बात को देख रही है कि कितनी शिद्दत के साथ में सरकार काम कर रही है, जितनी योजनाएं बन रही है उसके क्रियान्वयन को देख रही है और टाइम बाउंड तरीके से हर चीज़ का रिपोर्ट कार्ड। अब 1 साल हमें होने जा रहा है, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाएंगे ना, बताएंगे कि हमने क्या क्या किया इस साल में। 1.5 लाख ऐसी प्रॉपर्टीज थी। आप ये सोच सकती हैं कि दिल्ली शहर में कोई 1.5 लाख प्रॉपर्टीज बिना बिजली के चल रही होंगी। बिजली दी जाती थी पर चोरी से। आज उन 1.5 लाख प्रॉपर्टीज पे बिजली के मीटर कानूनी तरीके से लगें, उसका काम सरकार ने किया कि भाई अगर बुक प्रॉपर्टी है, जब नगर निगम तोड़ेगा उसको हटाएगा तब करेगा, परंतु आज तो उसकी को आप दीजिए मीटर। ये काम किसने किया? आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते से हमने जितने भी लाइसेंसिंग प्रक्रिया को ईजी किया, हमने जो लाइसेंसिंग डबलिंग थी जहाँ जहाँ पे कि एमसीडी से भी चाहिए, दिल्ली सरकार से भी चाहिए, उसको हटाया कि एक ही एजेंसी देगी भाई। उसके नाते से हमने पुलिस को भी उससे हटाया। आप सोचिए, आप बात कीजिए व्यापारियों से, वो बताएंगे आपको कि ऐसे इम्पॉसिबल काम इस 11 महीने के टाइम पे हुए हैं जो जनता धन्यवाद दे रही है, खुश है वो कि भी ऐसे डिसीजन उन्होंने कभी देखे नहीं है। मैं हेल्थ केयर पे आती हूँ मुख्यमंत्री जी। जो मोहल्ला क्लिनिक था, दैट वाज अनदर एप्पल विच केजरीवाल जी कहते थे कि दिस इज़ आवर, ये सोने की चिड़िया है हमारी, हमने दिल्ली को बनाया है। जैसे एजुकेशन मॉडल है वैसे हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। अब वो मोहल्ला क्लिनिक को आपने बोर्ड लगा दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सिर्फ बोर्ड बदलने से क्या काम बदलता है वहाँ पर? क्या आप गई हैं मोहल्ला क्लिनिक गई हूँ, हाँ। आरोग्य मंदिर गई हैं? नहीं। आप जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो फर्क मैं शब्दों में बताऊंगी वो आपको वहां देख करके पता चलेगा। मोहल्ला क्लिनिक क्या था? एक पोटा केबिन जो आपने किसी नाले के ऊपर रख दिया, जहाँ पे दवाई नहीं, जहाँ परमानेंट डॉक्टर नहीं, जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट नहीं। आपने उसको करप्शन का एक माध्यम माना, जहाँ पे दिहाड़ी के हिसाब से आपने डॉक्टर रखे कि जी आप एक पेशेंट का आपको इतना पैसा मिलेगा। तो आप ये समझिए कि एक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली में प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, वो हमेशा उन्होंने रोक के रखा। ये आरोग्य मंदिर वो प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो केंद्र सरकार ने केजरीवाल साहब के टाइम पे भी ऑफर किया था कि आप इसे बनाइए, परंतु उन्होंने ना कभी आयुष्मान योजना आने दी, ना वयवंदन योजना आने दी, ना ये आयुष्मान मंदिर आने दिए। दीज आर नॉट मंदिर, ये हेल्थ केयर देने का वो जगह है। क्योंकि आपके पास दिल्ली में अगर 40 बड़े अस्पताल है तो वो 40 बड़े अस्पताल 100% हेल्थ केयर को केटर नहीं कर सकते हैं। आपको प्राइमरी हेल्थ केयर चाहिए जो आपकी छोटी मोटी ज़रूरतों को, वैक्सीनेशन को, आपकी टेस्टिंग्स को कर सकें। आज इन आरोग्य मंदिरों में आपको 100 प्रकार के टेस्टिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। क्या मोहल्ला क्लिनिक में थे? आज यहाँ आपको वैक्सीनेशन का पूरा, चाहे वो गर्भवती महिला हो या नवजात शिशु हो, क्या मोहल्ला क्लिनिक में थे? आज यहाँ पर आपको 1200 दवाइयों का पूरा रेंज मिलता है। क्या मोहल्ला क्लिनिक में थे? यहाँ परमानेंट डॉक्टर, परमानेंट नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सब कुछ है। क्या तो सरकारी डॉक्टर और सरकारी 100%। आप देखिए ना, एक पक्का स्ट्रक्चर में एक पूरा फुल फ्लेज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वहाँ चल रहा है और वो भी टारगेट है कि दिल्ली में 1000 सेंटर बने। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पॉलिटिकल हो जाता ना, क्योंकि कहते हैं कि जान के मंदिर लिखा है, क्योंकि अगर मुसलमान भी तो जाना चाहता है लेकिन हेजिटेट करेगा ना कि मंदिर में जाना है। मंदिर नाम, देखिए कुछ लोग, आपने नाम डाल दिया ना मंदिर। आप बताइए कौन सी अच्छी बात को वो कह रहे हैं कि ये अच्छा हुआ। वो तो अटल कैंटीन में अटल कैंटीन बना दी, हो अटल कैंटीन बन गई, अरे नालों की सफाई हो गई, ये कूड़े का पहाड़ हो गया। नहीं, तो उनको तो गलत दिखता है, गलत बोलेंगे, गलत तो चाहेंगे। आपने विपक्ष पर इतने आरोप लगाए कि करप्शन, लेकिन कोई इंक्वायरी तो हो नहीं रही, ना कोई जेल गया है। केजरीवाल जी भी जाके कैंपेन कर रहे हैं देश भर में, गोवा में गए थे, अभी हर जगह कैंपेन कर रहे थे। क्यों नहीं कुछ? केजरीवाल जी और उनके कैबिनेट के मंत्री लोग
बेल पे छूटे हुए हैं। बेल का मतलब ये नहीं है कि आप का आरोप जो है वो खत्म हो गया है। आज वो सारे केसेस चल रहे हैं, तो कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई आप मुख्यमंत्री थे तो भी आप जेल में थे, आप अपना ऑफिस में नहीं जाएंगे, फाइल साइन नहीं करेंगे, तो वो कोर्ट के आदेश थे। और जनता ने भी आदेश दे दिया कि भाई तुम इस लायक नहीं हो कि सरकार में रहो, और उन्होंने उसको बेदखल कर दिया। दिल्ली की सरकार से उनको हटा दिया, उनके विधायकों को हरा दिया, यहाँ तक कि उनके वार्डों में भी हरा दिया। तो ये न्याय तो पूरा तरीके से जनता भी कर रही है और हमारा जो न्यायालय है वो भी कर रहा है। मुख्यमंत्री जी जब केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने भी सफाई आंदोलन किया, उन्होंने भी पार्क जाके सारे स्विंग्स बनाए, वर्जिश के लिए कई सारी चीज़ें की। आपकी पार्टी ने भी कई पार्क्स में किए, लेकिन अब उन सभी स्विंग्स में जंग लग गया है, कोई अपकीप नहीं है। जब हम बात करते हैं उनसे तो कहते हैं कि पार्क वालों से, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो केजरीवाल सरकार ने बनाया ना, तो बीजेपी की सरकार इसको अब इसकी अपकीप नहीं करेंगी। बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे अगर हर चीज़ में अपकीप नहीं होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो भी एसेट्स होती हैं, चाहे वो हमारे पार्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, कोई भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, उन सब का अपग्रेडेशन या उनका रिपेयर, मेंटेनेंस सब होना चाहिए। और इसके लिए लगातार जो भी लैंड ओनिंग एजेंसी है या जो एसेट ओनिंग एजेंसी है वो उसको करना ही होता है। यदि कोई नहीं करता तो ये उसकी कमी है, उसको तुरंत देखना चाहिए, उसे करना चाहिए। और हमने तो अब जो भी टेंडरिंग करते हैं हम 100% मेंटेनेंस के साथ कर रहे हैं। इवन आप सड़क बना रहे हैं वो भी हम मेंटेनेंस के साथ दे रहे हैं। हम अगर हॉर्टिकल्चर विभाग कोई काम, पहले होता था एक पौधा लगाया और एजेंसी गायब, उसके बाद वो पौधा चल रहा है, नहीं चल रहा है, मर गया, कोई नहीं दिखता था। आज हमने सरकार में एक बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम के साथ में कोई भी आप काम दें उसको मेंटेनेंस के साथ दें। इसलिए अगर स्विंग्स लगेंगे वो भी मेंटेनेंस के साथ लगेंगे, रोड बनेगी वो भी मेंटेनेंस के साथ होगी, और कोई बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सरकार ने पूरी तरीके से ये नियम लागू किया है, हर चीज को मेंटेनेंस के साथ। जैसे स्वच्छ भारत के तहत इतने सारे शौचालय बने थे, तो जो स्वच्छ भारत 1.0 या 2.0 फोकस वाज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन वो जो बने हैं शौचालय उनकी सफाई नहीं होती। तो यू कैन सी शौचालय है, साइड में लोग रोड पे शौच कर रहे हैं। ये कब, एक तो सिविक सेंस लोग समझते नहीं है या फिर सफाई नहीं होती, इसका इलाज क्या है? मैं इस बात से पूरी तरह एग्री हूँ आपकी कि दिल्ली में टॉयलेट्स पे काम नहीं हुआ है और टॉयलेट बेतरतीब हैं, खराब हैं। कुछ हमारे लोगों में भी थोड़ा सा उसमें कमी रहती है कि कोई नल चुरा के ले गया या कोई ऐसी चीज़ों की रहती है, कई बार वो भी एक कमी है। परंतु दिल्ली शहर के जितने टॉयलेट्स हैं वो बेहतरीन होने चाहिए, उसकी फैसिलिटी, उसकी मेंटेनेंस जो है वो पूरी तरीके से होनी चाहिए। इस बात को मैं सहमत भी हूँ, ये जिम्मेवारी भी मानती हूँ, चाहे वो नगर निगम के हों या दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हों। 100% हम इस पे काम करेंगे और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि अगले साल 1.5 साल के अंदर दिल्ली के इन सभी टॉयलेट्स को अपग्रेड करके साफ़ सुथरा बना के हम दिल्ली की जनता को सौंपेंगे। और जो जैसे रैन बसेरा होता है, इसके साथ जो है पब्लिक वो मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह लगते हैं, जो गार्बेज डंप्स होते हैं, उनकी जो कंटिन्यूस सफाई अगर कोई करता रहे, और ऑल्सो सिविक सेंस, क्योंकि अब ज़रूरत है कि लोगों को समझाएं। ये जो पान के पीक के निशान होते हैं, सारे फ्लाईओवर्स पे आप देखेंगे लाल रंग के पान के पीक, और ये सिर्फ दिल्ली ये नहीं है, मुंबई में भी है। लेकिन दिल्ली में क्या होता है कि जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं तो पहले यहाँ पर लैंड करते हैं और फिर यहाँ से हर जगह जाते हैं, तो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है इतना ख़राब होता है। और हमारे बच्चे भी जो हैं वो जब स्कूल जाते हैं, एंड व्हेन दे सी लिटिल चिल्ड्रन जो स्कूल नहीं जा सकते और रोड पे शौच कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम थिंक कि हम स्कूल में जाएं और कॉलेज जाएं और बाहर निकले इस मुल्क से। तो आई जस्ट फील एक मेंटालिटी बन जाती है कि हम लोग साफ हो ही नहीं सकते। तो कैन देयर बी एक मुहिम छेड़ सकते हैं, एक कैंपेन हो सकता है टू यूज सिविक फैसिलिटीज? दिल्ली शहर मेरा अपना है और मेरी जिम्मेदारी है, मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेदारी। इस फील के साथ, इस भाव के साथ हम सबको मिलके काम करना होगा।
जहाँ एक और मुझे लगता है कि सरकार को अपनी पूरी जिम्मेवारी निभानी होगी, बेहतर टॉयलेट्स के लिए, सैनिटेशन के लिए, डस्टबिन्स के लिए, अच्छे रोड्स के लिए। वहीं दूसरी ओर जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई जैसे हम विदेशों में जाते हैं तो अगर हमें रैपर भी फेंकना होता है तो हम अपना पर्स में रख लेते हैं, बाहर नहीं डालते हैं। या वहाँ पे आप रॉन्ग साइड ड्राइव नहीं करते हो, वहाँ पे आप ट्रैफिक रूल को डिसोबे नहीं करते हो। तो वहाँ जा कर के जो सिविक सेंस हमारे अंदर आता है कि आपको थूकना नहीं है, आपको गार्बेज बाहर नहीं डालना, वो सिविक सेंस हमें अपने शहर में भी रखना पड़ेगा। तो मैं ये समझती हूँ ये ताली दोनों हाथों से बजेगी। अगर आप स्कूल प्रिंसिपल्स, कॉलेज प्रिंसिपल्स, अगर उन सबको आप यू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस, और अब हर स्पीच में अगर आप ये बोले, जैसे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था, सैनिटेशन के बारे में कहा था, सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में कहा था, शौचालय के बारे में कहा था, अगर आप भी अपने हर स्पीच में अगर आप स्कूल प्रिंसिपल्स वगैरह को लें कॉन्फिडेंस में कि इसको एक पब्लिक कैंपेन बनाएं। मैं जब हमारा पूरा देश आज़ादी के 100 साल की तरफ बढ़ रहा है, 2047, इस विज़न के साथ में विकसित भारत और विकसित दिल्ली की बात जब मैं करती हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि आज हमारे देश का युवा भी जागरूक हो रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ भी रहा है। और लगातार मैं देखती हूँ बहुत सारी NGOs हैं या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे यूथ अपने आप आगे बढ़ कर के काम कर रहा है। और ये एक्चुअल में ये दिखा रहा है कि लोग चाहते हैं कि अब दिशा और दशा दोनों बदलनी चाहिए। और ये सही मौका है जब सरकार भी अपना काम करे और पब्लिक भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। और दिल्ली को मैं ये मानती हूँ कि हम एक मॉडल बनाएंगे। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को हम बेहतर मुकाम पे लेके आएंगे और पब्लिक को भी अपने साथ लेंगे। हम मिल करके दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं उनके समाधान भी करेंगे। वो हर एक काम जो दिल्ली में होना चाहिए एक देश की राजधानी के नाते, उन सबको हम लेके आएंगे। और पब्लिक पार्टनरशिप के साथ में हम सब मिल करके इन सारे मुहिम में जोड़ेंगे उन्हें, युवाओं को, स्टूडेंट्स को, हर वर्ग को, और दिल्ली को हम बेहतर बनाएंगे। हेल्थ केयर के बारे में आपने इतना कुछ कहा, लेकिन जैसे हेल्थ केयर में क्या होता है, स्कूलों में भी एक EWS कैटेगरी होती है कि हाँ EWS के तहत इतने बेड हमें मिलेंगे, EWS के हिसाब से हमें इतने स्कूल में एडमिशन मिलेंगे। लेकिन जब गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है वो कहते हैं कि बेड है नहीं, खाली नहीं है, बंद है। लेकिन सब जानते हैं कि वो बेड जो है फिर वो प्राइवेट में चला जाता है, प्राइवेट लोग जो पैसे दे सकते हैं उनको चला जाता है। तो इस करप्शन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? गरीब व्यक्ति को उसका हक देने के लिए, चाहे वो स्कूल हों और चाहे इस तरह के हॉस्पिटल्स हों, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली हमें काम करना होगा। और फुल प्रूफ ऐसी स्कीम्स हमें लेके आनी पड़ेगी कि जहाँ पे किसी का अधिकार नहीं मारा जाए। और मैं ये समझती हूँ कि इस पे बहुत सख्त नियम सरकार बनाएगी, चाहे वो हॉस्पिटल हों, चाहे वो स्कूल हों, हम उस पे काम करेंगे। और अपने भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बढ़ाएंगे हम कि ताकि हर एक व्यक्ति को इलाज मिले। कम से कम कोई भी व्यक्ति हमारे शहर से ऐसा ना हो कि इलाज की कमी के कारण उसको अपना जीवन खोना पड़े। तो हम अपने पूरे हेल्थ केयर को, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का है, उन सब में बेहतर मशीनरी, बेहतर इलाज, डॉक्टर्स, हर चीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर करें। और इसीलिए मैंने एक जो बड़ा काम किया वो मैं ज़रूर इस माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमेशा पिछली सरकारें बजट के लिए कहती थी कि भी बजट नहीं है, बजट नहीं है। मैंने पहली बार दिल्ली के फाइनेंशियल सिस्टम को ठीक करने के लिए हमने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में MOU साइन किया। हमने ऑफिशियली रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना बैंकर बनाया और आज उसके माध्यम से हमें 20,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मिला है। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 20,000 करोड़ का रुपए है, ये सब कुछ जो है दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में काम आएगा। नए अस्पताल, हमारे जितने स्कूल बिल्डिंग हमें बनानी है, जो रोड, फ्लाईओवर बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, बाकी सब चीज़ें जो है, अब मैं ये कह सकती हूँ कि दिल्ली को कम से कम पैसे की कमी के कारण पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जहाँ एक और हमारे साथ केंद्र सरकार का पूरा सपोर्ट है और उतना ही ये फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मिल पाएगा और हम दिल्ली के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। रेखा जी, 28 स्टेट्स, सिर्फ 2 महिला मुख्यमंत्री, ऐसा क्यों होता है? बहुत बड़ी लंबी यात्रा है महिलाओं की। शुरू हुए थे हम बेटी बचाओ से, बेटी बचाओ के बाद फिर बेटी पढ़ाओ पे आए कि चलिए बचाना शुरू किया तो पढ़ाना, और पढ़ाने के बाद बढ़ाना।
और देश उस दिशा में बढ़ रहा है। नहीं तो स्मिता प्रकाश उधर इंटरव्यू ना ले रही होती और रेखा गुप्ता यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे ना रही होती। देश की राष्ट्रपति महिला है, देश की फाइनेंस मिनिस्टर महिला है, देश की सेनाओं में आप देख रहे हैं किस तरीके से लड़कियों की भागीदारी बढ़ रही है। और इस बार तो गणतंत्र दिवस पे मैं देख करके मतलब भाव विभोर थी कि जिस तरीके से लड़कियों ने आगे बढ़ करके हर एक चीज़ में अपनी कैलिबर को दिखाया। तो ये एक आने वाला समय जो है जिसको हम कह रहे हैं विज़न 2047, ये महिलाओं का, बेटियों का होने वाला है। और जब देश में नरेंद्र मोदी जी जैसे राजनेता हों तो वो स्वर्णिम अध्याय भी लिखा जाएगा। वुमेन बॉस बनना क्या मुश्किल है? क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो हैं सब पुरुष हैं। डू दे एक्सेप्ट अ वुमन बॉस? टास्क है, डेफिनेटली टास्क है हर महिला के लिए, क्योंकि उससे अपनी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो प्रूव करनी पड़ती है। यू कैन डू इट, ये दिखाना पड़ता है। और जब आप करती है तो फिर लोग उसे मानना शुरू करते हैं। जब आप अपना जो पूरा एबिलिटीज़ हैं वो आपकी दिखाई देती हैं, आपके काम में आपकी पेशेंस, आपकी मेहनत लोग समझ पाते हैं, तो उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। तो दिल्ली को भी ऐसे ही एक फुल टाइम मुख्यमंत्री मिली है जो अपनी मेहनत के दम पे आज पूरे राज्य का कार्यभार संभालने की क्षमता रखती है। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि अकेले रेखा गुप्ता को नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देश की आधी आबादी को रेखा गुप्ता के अंदर अपना आईना दिखाई देता होगा, उसे लगता होगा कि वो नहीं बनी है, मैं मुख्यमंत्री बनी हूँ। इसलिए मुझे ये भी महसूस होता है कि इन सब की प्रेस्टीज मेरे काम में जुड़ी है। आज मैं अच्छा काम करती हूँ तो देश की महिलाओं में लोगों का विश्वास बनेगा, और आज मैं बेहतर रिजल्ट दे पाती हूँ तो और बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके मुख्यमंत्री बनते ही कुछ ही महीनों में एक अटेम्प्ट हुआ था। आप उस वक्त हाउ डिड यू टेक दैट? मतलब आप डरी थी? आपको वो डिड इट कम एज अ शॉक टू यू? क्योंकि आपने ऐसे कोई काम तो किया नहीं था कि कोई आपसे इतना नाराज हो कि आप पर कोई अटेम्प्ट हो। आपको उस वक्त क्या लगा था कि दिस इज अ डेंजरस जॉब? कैसे लगा था? मैंने जब वो मेरे साथ में इंसिडेंट हुआ तो ज़रूर उस दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए मेरा मन विचलित हुआ और मैं बड़ा शॉक थी। पर फिर मुझे अपने पापा की जब वो बात कही हुई याद आई कि भाई ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ हो, मुश्किल हो, आप रुक नहीं सकते। जब मैं गाड़ी चलाती थी, मैं कॉलेज में थी, मैं गाड़ी चलाती थी, मेरे पिताजी स्कूटर पे जाते थे, उन्होंने अपनी गाड़ी मुझे दे दी थी कि भाई तुम गाड़ी में जाओ। और मुझसे एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, वो पूरा गाड़ी बस से टकराई और दोनों तरफ के गेट ख़त्म हो गए। मैंने चुपचाप गाड़ी लाके खड़ी कर दी और मुझे लगा कि बहुत डांट पड़ने वाली है। तो मेरे पापा ने उस समय कहा कि क्या हुआ, सड़क पे चलोगे तो टकराओगे भी, चोट भी लगेगी, एक्सीडेंट भी होंगे, पर आप सड़क पे चलना नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए ये जिम्मेदारी जब मुझे मिली तो मुझे ये समझ में आया कि ऐसे बहुत सारे आपको लोगों का सामना करना पड़ेगा जो शायद आपको उनका तरीका पसंद ना हो, परंतु क्योंकि ये जिम्मेवारी हमने ली है तो इसको निभाना मेरा फ़र्ज़ है। और उसके लिए मैं अपना 24/7, जिसे कहते हैं ना, समय का हर क्षण और शरीर का हर कण, मैं अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए ईमानदारी के साथ में लगाऊंगी और लगा रही हूँ। तो इसलिए किस तरह के एक्सीडेंट इस बीच में होते हैं वो मायने नहीं रखते, चलना मायने रखता है कि चलते रहो, अपना काम करते रहो। क्योंकि आप some of the responsibilities are difficult in the sense that कई सारे बीजेपी के नेता हैं जो यहाँ पर 20-25 साल से काम करते आए हैं. They are probably senior to you in politics. और वो ये stray dog menace वगैरह को लेकर काफ़ी they are active on the scene. तो उनके साथ आप कैसे काम कर पाएंगी, क्योंकि वो तो they are very very strong. मैं नाम नहीं लूंगी पर आप भी जानती हैं मैं किसके बारे में कह रही हूँ. स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी इच्छा शक्ति, आपके संकल्प. आप अपने अंदर बहुत स्ट्रांग है, हर महिला स्ट्रांग है. आप जब ईमानदारी से काम करते हैं और आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आपका जो लक्ष्य है वो सही है, आपकी चाल ठीक है, तो उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं. आप डेडिकेटेड रहिए, ईमानदार रहिए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है उसको निभाते रहिए. मुझे लगता है कि मेरे लिए ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं, क्योंकि मेरी अकाउंटेबिलिटी दिल्ली की जनता के प्रति है.
दिल्ली की जनता मुझसे जब जब सवाल करेगी मैं उसका जवाब दूंगी। दिल्ली की जनता मुझसे जो काम कहेगी मैं वो काम करूंगी, और दिल्ली की जनता का जीवन बेहतर हो ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके आगे कौन क्या कह रहा है, इसके पीछे कोई क्या सोच रहा है, मेरा मतलब नहीं है। तो ये स्ट्रे डॉग मेनेस, स्ट्रे मंकी मेनेस, इन सब का क्या करेंगे? जो सही समाधान है वो दूंगी। देखिए, कोर्ट अपनी जगह जो कह रहा है वो सही कह रहा है, परंतु प्रैक्टिकली जब आप ज़मीन पे होते हो तो आपको ये समझ में आता है कि इसका क्या समाधान देना है। मैं ये समझती हूँ कि इस धरती पे हर प्राणी मात्र के रहने की जगह है। जहाँ इंसान काम कर रहा है वहाँ पे जानवर भी, चाहे वो गायें हैं, डॉग्स है, बंदर है, उन सब के लिए भी सृष्टि ने जगह बनाई है। बेहतर ये होगा कि हम उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ में जो सुविधाएं होनी चाहिए। आप देखिए ना, दिल्ली में आपके जितने भी वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं वो काम ही नहीं कर रहे थे। आज उनको हम रिवाइव कर रहे हैं, उनमें अच्छे डॉक्टर्स अपॉइंट करने के लिए, अच्छे डॉग शेल्टर, अच्छे काउ शेल्टर बनाने के लिए। ये सारे कामों की ज़रूरत थी जो नहीं थी। आज उन कामों को हम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आप अच्छे शेल्टर देंगे, आप अच्छी वैक्सीनेशन करेंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे, तो हर जीव के लिए आप सुविधाएं देंगे तो ये राज्य सही चल पाएगा। और वो हम कर रहे हैं। अब 10 नई गौशालाएं दिल्ली में बनाने के लिए हमने काम शुरू किया है। हमारे जितने वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं उनको ठीक करने का काम हमने शुरू किया है। और यहाँ तक कि जो NGOs या जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनके साथ बैठ करके सही समाधान पे चर्चा करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को हमेशा ये दिक्कत होती है कि यहाँ पे लेयर एंड लेयर ऑफ गवर्नमेंट है। एक MCD आपके अंडर दिल्ली पुलिस सेंट्रल पे आती है, हाँ डबल इंजन सरकार है, पर फिर भी देयर आर लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको दिक्कत नहीं होती इसमें कि देयर आर सेवरल बॉसेस दैट यू हैव इवन दो यू आर द चीफ मिनिस्टर? ये सोचने का तरीका है। जैसे पिछली सरकार है तो टकराव को ही अपनी पॉलिसी मानती थी। मुझे लगता है कि ये बेहतर है। आप अगर कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, आपका अगर संवाद ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक है, और आप उसी तरीके से काम करते हैं तो ये आपके लिए एसेट है। केंद्र का आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, आप राज्य के तौर पे काम कर रहे हैं, आपको निगम को मिल करके काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जिन लोगों ने टकराव को अपना रास्ता बनाया था, मुझे लगता है कि हमने कोऑर्डिनेशन को अपना माध्यम बनाया है और उसको उस तरीके से चल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों के समाधान मिल रहे हैं, रोजाना मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आखिर में एक सवाल पूछूंगी कि 1 साल हुआ है या होने को है, तो आप व्हाट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि मैंने इस साल ये काम ज़रूर ख़त्म करना है, कि ये काम ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है? मैं तो चाहूँगी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, क्योंकि सांस नहीं ले सकते हम 3 महीने। आपके पार्टी के ही कुछ मंत्री हैं जो कहते हैं कि मैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी चला जाता हूँ, मैं तो यहाँ नहीं रहता, दिल्ली में तो मैं नहीं रह सकता। और मैंने उनसे बोला कि फिर आप इलेक्शन क्यों जीत के आते हैं अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आप दिल्ली में नहीं रह सकते तो क्यों? तो ये मैंने उनसे कहा था। लेकिन व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी, वन थिंग विच यू कैन टेल मी कि इस साल मैंने ये काम ज़रूर करना है? मैंने इस पहले साल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम अपने लिए सोचा था, हर एक काम जो करना है, जो टारगेट्स हैं, उसके लिए जो पॉलिसीज़ बनानी है उसका काम कर दीजिए। जो टेंडर लगने हैं उन टेंडरों को लगा दीजिए ताकि वो काम होने शुरू हो जाए। फिर आज जो मशीनरी हमें खरीदनी थी, अंगेज करनी थी, उनका काम हमने शुरू किया। आज जो बिल्डिंग्स हमें आने वाले समय में चाहिए उनकी टेंडरिंग, आज जो फ्लाईओवर हमें चाहिए थे, जो रोड कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी, उनके टेंडरिंग, आज जिस तरीके से एजुकेशन में हम काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एक्ट बनना था उसको हमने बनाया। तो ये सारे काम जो पहला साल है, मुझे लगता है कि वो पॉलिसी ड्राफ्टिंग का, एक्चुअली असरदार फैसले लेना और उन फैसलों को अब इम्प्लीमेंट करने की तरफ हम जाएं। तो वो हर सेगमेंट जिस पे फैसले लेने की ज़रूरत थी उस पे हमने लिया, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो मेट्रो है, चाहे रोड्स हैं, हर एक पे हमने फैसले लेते हुए एक ट्रांसपेरेंसी से, आप जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जनता है, उनकी राय लेते हुए हर एक वर्ग के लिए, चाहे वो मज़दूर है, व्यापारी है, महिला है, उन सब के लिए हमने काम शुरू किया है। और यही सोच के, जैसे आपने पॉल्यूशन पे कहा, तो पॉल्यूशन पे हमें क्या क्या करना चाहिए पहले वो तय हुआ। फिर साइंटिफिक जितने मेथड थे उन सब के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करना होगा वो हमने तय किया। हम EV पॉलिसी हम लेकर के आ रहे हैं। हमने अपनी पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फ्लीट को EV पे करने का काम हमने शुरू किया। हमने ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स शुरू किए। हमने आज जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उस पर काम शुरू किया। डस्ट मिटिगेशन के लिए वॉल टू वॉल रोड बनाने का काम शुरू किया।
आज नई टेक्निकल जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनरी है, वो हमने हायर करने का काम शुरू किया, ताकि कल जब अगले साल जब ये पॉल्यूशन का दौर शुरू होगा, उस समय हम ऐसा ना हो कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हमारे हाथ में वो सारी टेक्निक्स होनी चाहिए, हमारे हाथ में वो सारे इंस्ट्रूमेंट होने लड़ने के चाहिए लिए। जिससे आप ये लड़ाई लड़ सको। जी, और वो जी। लड़ाई लड़ी जाएगी। आज उन सब पे काम शुरू हो चुका है और निश्चित रूप में दिल्ली अपने आप को बेहतर फील करेगी, साफ हवा के साथ, साफ पानी के साथ। आपसे बहुत उम्मीदें हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद रेखा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you for watching or listening to this edition of the ENA podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you've seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. This episode is powered by easemytrip.com. Click here to watch the previous episodes.